अयोध्या के लोगों ने माता सीता को नहीं बख्शा, भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, उनके चरित्र पे अंगुलियां उठाई। अच्छा हुआ कि भगवान राम उनको लेकर के रावण पे उन्होंने चढ़ाई नहीं की, उनकी सेना को लेकर के। कहीं ऐसा न होता कि वो जा करके वहाँ सोने की लंका में सोना देख करके वो उसको लूट के आ जाते। और कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में ये स्थिति हुई, भाजपा के प्रत्याशी वहाँ पर हार गए। और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी वजह से ही आज ये स्थिति है कि भाजपा जो है 240 पे अटक गई और उनका जो गठबंधन है एनडीए वो 292 पे अटक गया। और वो बैसाखियों के सहारे वो आ गए हैं। और पहली इस बार मोदी बैसाखियों पर नजर आएंगे और उनकी सरकार बैसाखियों पर नजर आएंगी। और उन्हें देखना वो उसको आनंदित होने वाले हैं कि कैसे ये दृश्य होगा कि बैसाखियों पर। और अयोध्या वासियों का उस तरह से सीधा उनको कोसने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये स्थितियाँ पहले से हैं। और ये उनसे ज़्यादा दोषी तो वो राजनीतिक दल हैं जिन लोगों ने इस तरह का वहाँ पर प्रपंच किया कि लोगों को बांट दिया। ये उसी तरह की कहानी है जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में होती थी, बांटो और राज करो। इस अनारक्षित सीटों पे भी आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दे करके एक तरह से उनको यूज किया है, उपयोग किया। सरकार चलाने वाले लोगों के साथ के बीच में और जनता के बीच में एक आयरन कर्टेन लगा देते हैं, उसको लोहे का पर्दा आप समझिए कि मतलब जो छवि होती है उसको और ज़्यादा कठोर बना देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी नवीन समाचार में पॉलिटिकल चर्चा के एक नए अंक को लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। बहुत हॉट टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये विषय जो है ये है अयोध्या को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के, और उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स को भी हम इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। कि जो सबसे बड़ा सवाल आजकल सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया और काशी और मथुरा की बातें हो रही थी, वाराणसी में भी अच्छा काम हुआ, बनारस में। उसके बावजूद जो भाजपा के लिए सबसे निराशाजनक जो प्रदर्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी जो सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा है वो है अयोध्या की सीट। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस पे मीम्स भी बन रहे हैं और चर्चा भी हो रही है। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने माता सीता को नहीं बख्शा, भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, उनके चरित्र पे अंगुलियाँ उठाई। और तो वो भाजपा को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ बख्शने वाले थे। और इस तरह की भी यहाँ तक भी चर्चाएं अयोध्या वासियों को लेकर इतना दुत्कारा जा रहा है कि अच्छा हुआ कि भगवान राम उनको लेकर के रावण पे उन्होंने चढ़ाई नहीं की, उनकी सेना को लेकर के। कहीं ऐसा न होता कि वो जा करके वहाँ सोने की लंका में सोना देख करके वो उसको लूट के आ जाते। और जिस तरह से युद्ध लड़ना होता उस तरह से नहीं लड़ते। तो इतनी इस स्तर तक की नाराज़गी लोगों के मन में अयोध्या वासियों को लेकर के है। और एक ये भी मामला हुआ कि एक कोई सोनू निगम जो वहाँ के पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के या अयोध्या के क्षेत्र के, उन्होंने कुछ टिप्पणी की इसी विषय को लेकर के। तो उस पर सोनू निगम जो हमारे अच्छे गायक हैं, जो सिने गायक हैं, उनको लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया। तो इसलिए हमने समझा कि इस विषय को लेकर के हम थोड़ा सा स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। हमारे अपने जो संपर्क हैं और हमारे जो अपने सूत्र हैं उनके आधार पर हमने इसको एक रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में ये स्थिति हुई, भाजपा के प्रत्याशी वहाँ पर हार गए। और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी वजह से ही आज ये स्थिति है कि भाजपा जो है 240 पे अटक गई और उनका जो गठबंधन है एनडीए वो 292 पे अटक गया। और वो बैसाखियों के सहारे वो आ गए हैं। और पहली बार आपको अगर आप ये इस दृश्य को देखने की कोशिश करें, और इसका बहुत आनंद ले रहा है विपक्ष की इस बार मोदी बैसाखियों पर नजर आएंगे और उनकी सरकार बैसाखियों पर नजर आएंगी। और उन्हें देखना वो उसको आनंदित होने वाले हैं कि कैसे ये दृश्य होगा कि बैसाखियों पर। और कल हमने जैसे देखा भी जो एनडीए की जो नए वाले एनडीए की पहली बैठक हुई उसमें एक और चंद्रबाबू नायडू थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे। और ये भी कहा गया कि अब तक एम फैक्टर जो मोदी सरकार और मोदी है जरूरी वाला जो चलता था उसके साथ में अब उन्होंने कहा कि मोदी के साथ में डबल एन, दो नीतीश और नायडू, ये दो भी अब इसके साथ में अब जरूरी होंगे जब तक ये सरकार चलनी होगी। और इस सरकार के जो भविष्य है उस पर भी कहा जाने लगा है कि अभी ये सरकार भले ही बन जाए लेकिन 6 महीने के बाद इस सरकार में ज़रूर कुछ न कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी जब कोई डिसबैलेंस इसके अंदर में उत्पन्न होगा और खींचतान शुरू होगी। और अभी भी हम देखने को आगे को हमको मिल सकता है कि किस तरह से कोई लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए पता चला है कि दोनों पार्टियां
जो NN जो डबल N है वो दोनों अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा मंत्रिमंडल में मलाईदार जिनको कहा जाता है, ऐसे ऐसे विभागों को लेकर के खींचतान शुरू हो गई, उनकी मांग शुरू हो गई है। तो ये स्थितियां क्यों आई, इसको हम अयोध्या से अगर शुरू करें तो ये मुझे जो विश्लेषण करने के बाद पता चला कि इसमें अयोध्या वासियों का उस तरह से सीधा सीधा उनको कोसने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये स्थितियां पहले से हैं, और ये उनसे ज़्यादा दोषी तो वो राजनीतिक दल हैं जिन लोगों ने इस तरह का वहाँ पर प्रपंच किया कि लोगों को बांट दिया। ये उसी तरह की कहानी है जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में होती थी, बांटो और राज करो। तो भाजपा जहाँ पिछले चुनाव में सब लोगों को संगठित करने की कोशिश कर रही थी, इस बार विपक्षी दल उसको तोड़ने में समर्थ हुए। कुछ वहाँ की लोकल स्थितियाँ इस तरह की रही कि चुनाव भाजपा के हाथ से पूरा उत्तर प्रदेश का चला गया। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो अयोध्या की, तो वहाँ पर को जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो लल्लू सिंह थे। वो 2 बार के लोकसभा सांसद थे, और पिछली बार जब बसपा और सपा का जो गठबंधन था वो एक साथ मिलकर लड़ा था, और कांग्रेस भी कमोबेश उनके साथ ही थी। उसके बावजूद जो थे ये लल्लू सिंह जो दूसरी बार चुनाव जीते थे, तो उस समय ये 65,000 वोटों से करीब जीते थे। और इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, और इस गठबंधन के बाद जो स्थितियां हुई हैं उसमें ये हुआ है कि लल्लू सिंह 54,000 वोटों से करीब हार गए हैं। और ये स्थितियां तब हुई हैं जबकि लल्लू सिंह को 4,99,000 के आसपास वोट मिले हैं, और उनके प्रतिद्वंदी जो हैं अवधेश प्रसाद पासी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 5,55,000 के आसपास वोट मिले हैं। यानी वोट 4,99,000 वोट भाजपा का प्रत्याशी लेके आए हैं वहाँ पर को। लेकिन उसके बावजूद ये जो 54,000 का अंतर भी, या 65,000 जो पिछली बार जीते थे और यहाँ 54,000, करीब 1 लाख का इनका वोट जो है पिछली बार से अंतर इनका जो है वो हो गया है। तो इनकी स्थितियाँ क्या हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो क्या था कि ये जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। और आपको अगर याद हो, हम थोड़ा सा याद दिलाएं, तो ये लल्लू सिंह ही थे जो थोड़े से बड़बोले हैं, थोड़ा सा इनका क्षेत्र में भी इनका इतना ये अपने जुड़ाव इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इन्होंने यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भाजपा जो है वो 272 या 275 सीटों में भी सरकार बना सकती है, लेकिन 400 इसलिए सीटें मांग रही है कि इससे कुछ बड़ा काम करना है, कोई संविधान को भी हम बदल देंगे। तो इसको ये एक बिंदु जो था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये बैकफायर किया है। ये वाला जो विषय था, जो लल्लू सिंह ही उसके लिए दोषी हैं। इन्होंने ये विषय कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी, और पूरा भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व को इसमें सफाई देनी पड़ी। और उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इसको बहुत बुरी तरह से इसको भुनाया, और उन्होंने सीधे सीधे ये कहने की कोशिश की कि भाजपा संविधान को बदल देगी और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। तो ये वाला जो विषय था, और जो उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो वहाँ जातियों में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। जातियों में इस तरह से बटा हुआ है कि वहाँ जो निम्न मतलब जो समाज के कमज़ोर जिनको जातियाँ कहा जाता है, वो उन जातियों का एक बड़े बड़े उनके ग्रुप हैं, बड़े बड़े धड़े हैं। और वहाँ की राजनीति, वहाँ की पार्टियाँ आप देखेंगे कि वो एक एक जाति की पार्टी, निषाद पार्टी या अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियाँ वहाँ पर हो गई हैं। और उसके ऊपर भी इन्होंने एक और बड़ा खेल जो ये एक तो इस तरह से उन्होंने किया, और दूसरा जो टिकट वितरण था, टिकट वितरण में भी उन्होंने क्या किया है कि जैसे भाजपा ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों को या सबको मिला करके अलग अलग, उनके पास भी हर वर्ग के, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, हर वर्ग के उनके पास भी नेता हैं, और हर वर्ग की पार्टियों का उन्होंने अपने एनडीए में पिछले बार, जबकि उनको समर्थन की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने समर्थन लिया था। तो हर किसी को वो जो उनका जो एक नारा जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो उस तरह से शायद चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, ये तो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि वो सबको पार्टियों को दे रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बड़ा ज़बरदस्त खेल किया कि अपने वोट बैंक जो उनका MY फैक्टर उनका कहा जाता था, मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी का, वो मुस्लिमों को और यादवों को साथ लेकर के चलते थे और उन्हीं के प्रत्याशियों को ज़्यादा वोट देते थे, टिकट देते थे। इस बार भी उन्होंने अपने ही परिवार के कई यादवों को स्वयं के साथ, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को, सारे अपने चाचा के लड़कों को, उनको सबको यादवों को उन्होंने टिकट दिया। लेकिन उसके अलावा बाकी जगह उन्होंने यादवों को ये समझाने की कोशिश की, और फिर समझा भी दिया कि इस बार हम आपको टिकट नहीं दे रहे यादवों को और मुस्लिमों को, हम
जो जो निचली वर्ग की जो जातियां हैं उन जातियों को टिकट देंगे। और उसके हिसाब से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग, ये एक शब्द वहाँ यूपी का ही गड़ा हुआ है, और ये तो उस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। इसको मैं सोशल इंजीनियरिंग को अगर हम और थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और मैं एक जगह प्रत्यक्षदर्शी था, नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पर हमने देखा कि वो तब मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी की सरकार की एक बड़ी स्तर की बैठक हो रही थी। हम उस बैठक में कह दिया गया था कि प्रेस वाले बाहर चले जाइए। तो उसके बावजूद हम किसी तरह से वहाँ पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। तो वहाँ जो चर्चा हो रही थी वो हमने सुना। तो वो उस समय उन्होंने सतीश मिश्रा जी को आगे किया था, मायावती जी ने। मायावती जी की राजनीति को आप जानते हैं कि वो दलितों की, जाटों की और उनकी राजनीति के लिए फेमस रही, और उन्होंने उसके आधार पर ही पहली बार सरकार भी बनाई। और उन्होंने क्या क्या कहा सवर्ण जातियों के लिए वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बैठक में उनका ये कहना था कि हमने उस बार उन्होंने ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला अपनाया था, यही सोशल इंजीनियरिंग का। उन्होंने दलितों, जाटों की या मुस्लिमों की और जो कमजोर वर्ग के जो उनका अपना वोट बैंक था, उनकी जगह उन्होंने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को यानी सवर्णों को टिकट दे दिए थे। और उन्होंने उस बैठक में ये बड़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही थी। तो उनका एक तरह से स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमने एक तरह से इस बार इनको, सवर्णों को एक यूज किया है, एक टूल की तरह से इनको टिकट दे दिया इनको, और ये अपने वर्ग का वोट ला करके हमारे लिए जीत गए हैं। तो इसमें आपका फायदा है, हमने तो इनको बेवकूफ़ बनाया, एक तरह से इस तरह का था। तो यही जो सोशल इंजीनियरिंग जो उत्तर प्रदेश में चलती है, वो इस बार समाजवादी पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी ने दूसरे जो अपने कोर वोट बैंक की जगह पे उन्होंने दूसरों को इन्होंने टिकट दिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो अपना यादव या जो यहाँ की, हाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात, ये सामान्य वर्ग के लिए थी, यानी अनारक्षित सीट थी जो अयोध्या वाली सीट थी। उसके बावजूद इन्होंने आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया। जो आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद पासी, वो 9 बार के विधायक रहे हैं वहाँ पर को, और यानी उनका अपना जनाधार तो है। और वो पासी बिरादरी से आते हैं। पासी बिरादरी आरक्षित वर्ग की बिरादरी मानी जाती है। और उसके अलावा भी उन्होंने अंबेडकर में कुर्मी को, और जो उसके बगल में एक सुल्तानपुर की सीट है वो भी आरक्षित वर्ग की नहीं आती है, अनारक्षित वर्ग की सीट है। उसके बावजूद उन सीटों पर भी उन्होंने निषाद जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया। यानी आसपास उन्होंने सारी जितनी भी आरक्षित वर्ग की अनारक्षित सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दे करके एक तरह से उनको यूज किया है, उपयोग किया है। और तोड़ने के लिए, जो समाज को तोड़ना होता है कि किस तरह से जातियों का विखंडन हो जाए, कि वो अपनी पार्टी का वोट ले आए और बाकी पार्टियों का वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह का चीज़ें करके उन्होंने इसको समाज को विखंडित करके तब वो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने बनाई है। दूसरा एक चीज़ और हुई है, जो बसपा इस बार पूरी मजबूती से नहीं लड़ी या कमज़ोर हो गई थी। तो ये मैसेज वहाँ पर गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल अयोध्या में नहीं, सारी जगह गया है कि भाजपा इसके लिए दोषी है, बसपा को कमज़ोर करने के लिए। तो जो बसपा का कोर वोटर है उसने ये मान के चला कि इन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए वो जो वोट था वो कांग्रेस की तरफ चला गया। तो इसलिए, और कांग्रेस की तरफ चला गया यानी कांग्रेस के गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में चला गया। और दूसरा जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता वो भी दूसरे, ये मुलायम सिंह के साथ तो पहले से, मतलब ये जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ तो पहले से होते हैं, और बसपा में भी होते हैं। तो इस बार वो पूरी तरह से बसपा से दूर हो गए, और उन्होंने भाजपा को हराने के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस के प्रत्याशियों को उन्होंने मतदान किया। तो इस तरह से सारा जो भाजपा तो रह गई केवल अपने जो वोट बैंक था उसका, उस वोट बैंक के भरोसे, जो उसका कोर वोट बैंक है, जो उसके, तो उसके उन पर निर्भर रह गई। और बाकी जितना भी पूरा यूनिवर्स माइनस भाजपा का कोर वोटर, वो सब एक तरफ हो गया। तो इस तरह से ये जो यहाँ की स्थितियाँ बनी, और 4,99,000 और 5,54,000 वोट लाए दोनों प्रत्याशी, और 54,000 वोटों के अंतर से इनकी हार हो गई जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो ये एक स्थितियाँ रही। इसके अलावा भी और दूसरे कारण हम बताएं कि वहाँ पर जो अयोध्या में विकास हुआ है, हम उसकी बात करें, इसकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा विकास हुआ, उसके बावजूद वहाँ की जनता ने उसको नहीं स्वीकार किया, भाजपा के प्रत्याशियों को। तो उसका कारण यह है कि जब भी इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ अवैध निर्माण हटाए गए होंगे, कुछ अनाधिकृत चीज़ों को हटाया गया होगा, सड़कों को चौड़ा करने के लिए दुकानों को तोड़ दिया गया, कई सारी इस तरह की चीज़ें भी हुई।
तो वहाँ एक जो इस तरह के लोग होते हैं उनके अंदर में ये बात भी गई कि हमको ठीक तरह से मुआवजा नहीं मिला। कुछ बाहर के जो आउटर अयोध्या का इलाका है वहाँ जो सड़कें हैं वो टूटी वूटी हुई हैं, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं, तो वहाँ धूल और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो एक इस तरह की दिक्कतें भी हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब सरकार एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम करती है और सरकार जिस तरह से एक अगर मजबूत कठोर सरकार होती है, तो इसमें ये देखा जाता है कि जो नौकरशाही होती है ना, वो एक आयरन कर्टेन लगा करके जो अपने मुखिया सरकार चलाने वाले लोगों के साथ के बीच में और जनता के बीच में एक आयरन कर्टेन लगा देते हैं। उसको लोहे का पर्दा आप समझिए कि मतलब जो छवि होती है उसको और ज़्यादा कठोर बना देते हैं। ये हमेशा एक जो कठोर सरकार होती है उसके साथ में ये नकारात्मकता ये हमेशा रहती है और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है। छोटे स्तर पर भी आप ये समझे कि एक पुलिस का अधिकारी अगर मतलब ईमानदार आ जाता है, कठोर प्रकृति का आ जाता है, तो उसके नीचे के लोग और ज़्यादा भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ये बताते हैं कि जितना मजबूत वो है भी नहीं, उससे भी ज़्यादा उसको कठोर बताते हैं, वो इतना क्रूर है, ऐसा उसकी छवि बना देते हैं। तो कि हमारा जो उच्चाधिकारी है वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, तो आप जनता को कहते हैं कि आप उसके पास मत जाओ, तो आप हमको बता दो, हम किसी तरह से आपका काम निकाल देंगे। वहाँ तक जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी एक ये बहुत चीज़ें ये चल रही हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी छवि जितनी है उससे ज़्यादा उसको क्रूर और उग्र भी बना दिया गया है। और बुलडोजर बाबा और वो शब्द उनके साथ में ही है, कुछ वो है और कुछ ज़्यादा बना करके उसको ये कह दिया गया है कि आप यहाँ दूसरा ये है कि नीचे ये जो राजशाही है, जो नौकरशाही है, ये निरंकुश हो गई है। ये अपनी मनमानी अपनी करने लगी है। मतलब ये ऊपर के आदेश है कि हमको तो ये सड़क को साफ करना है, इस तरह की चीज़ें कह करके ये नीचे वाली जनता को दबा देती है अपना उल्लू सीधा करके अपने काम से बचने के लिए। तो ये एक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर को जो सरकार है या जो ऊपर के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि अगर आप कठोर हैं तो आपके नीचे का भी कठोर हो, उसके आप कार्रवाई इन लोगों के पर, इस नौकरशाही के ऊपर आप इनको नियंत्रित करके रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी हुई है सरकार की ओर से, भाजपा की सरकार की ओर से। उन्होंने अपनी मजबूती दिखाने के लिए अपने कठोर और सही अपने आप को दिखाने के कोशिश की है, तो लेकिन नीचे की जो नौकरशाही है ये अपनी ओर से ये जनता के ऊपर जो है ठीक तरह से न्याय उनको नहीं दिला रही है। तो जो मुआवजा देना था वहाँ पे वो ठीक तरह से मुआवजा वहाँ के लोगों को नहीं मिला है, तो इसलिए वो नाराज़ थे। इसी का परिणाम है कि 9% करीब वहाँ पे अयोध्या की जो विधानसभा है खासकर वहाँ पर 9% का मतदान कम हुआ है। ये इसको आप इस तरह से भी समझें कि जो भाजपा के कोर कार्यकर्ता हैं उनके चूँकि अपने काम भी नहीं हो पाए हैं तो इसलिए वो भी उस तरह से मतलब सक्रिय नहीं रहे जनता को अपने कोर वोटरों को भी मतदान केंद्र तक लाने के लिए। तो ये हमेशा हम हर जगह देख रहे हैं, बात तो हो रही है कि आपके पन्ना प्रमुख भी बन गए हैं और सब कुछ हो गया है, लेकिन जो कार्यकर्ता आपका है, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता खासकर हमेशा जो भी पार्टी से जो आम लोग जुड़े होते हैं वो तो पूरे आपस में एक दूसरे से लड़ मरने के लिए तैयार होते हैं। एक पार्टी के समर्थक होते हैं और अगर दूसरी पार्टी के समर्थक नहीं होते हैं तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा उनके बीच में दिखाई देता है। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, मैं कई बार कहता हूं कि ये लोग हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए पार्टी में जुड़े होते हैं, तो इन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है और इनको कैसे आप ठीक तरह से इनको हैंडल करें। ये अगर ये सब चीज़ें कर ली तो ये सीखने की बात है भाजपा के लिए, वरना अगला जो लोक विधानसभा का चुनाव भी आएगा या बाकी और सारे चुनाव भी आएंगे और जिस तरह की ये बहुत बड़ा आपको ठोकर लगी है, इससे संभलने की बात है। और इतना ही कहूँगा कि जो खाली हम अयोध्या के लोगों को या यूपी के लोगों को, हम जनता को हम इसमें दोषी मान रहे हैं, केवल जनता को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सबक लेने की जरूरत है। क्या गलतियां हुई है उन गलतियों को ठीक करिए, जनता जनोन्मुखी बनाइए। और तो ये आज पूरा ये जो विषय है, इस विषय का निचोड़ पूरा जो है वो ये है। धन्यवाद, नमस्कार।